एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में। तो आज हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने हीट पढ़ा, हीट के बारे में पढ़ा और हीट के टाइप्स जैसे कि स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट क्या होती हैं, है ना, उस पर क्वेश्चन भी करवाया हमने। अब आज पढ़ेंगे हीट का ट्रांसफ़र। तो हीट का ट्रांसफ़र तो मैंने कुछ इंट्रोडक्शन तो दिया होगा पिछले लेक्चर में, आप सब जानते हो, है ना। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट कितने तरीके से होते हैं? 3 तरीके से। कोई पूछे आपसे कि हीट का ट्रांसफ़र क्यों होता है या कैसे होता है, तो हीट का ट्रांसफ़र तभी होगा जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। जैसे एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है, ठीक है, दोनों कांटेक्ट में हैं, तो हीट का ट्रांसफ़र अपने आप होना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो टेम्परेचर में डिफरेंस होने के कारण होता है। किसके कारण? टेम्परेचर में डिफरेंस होने के कारण ही हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है अपने आप। तो हीट तो आपको पता है कि एक एनर्जी है, आगे चल के इस यही डेफिनेशन थोड़ी बदल जाएगी, ठीक है ना। हीट का डेफिनेशन आगे चल करके थर्मोडायनेमिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो हीट का डेफिनेशन जो होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं ना आप लोग। तो ये डेफिनेशन अभी तक तो सही है, आगे चल करके ये डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है तो कुछ डेफिनेशन और बताएंगे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर में जब डिफरेंस होता है तो हीट का ट्रांसफ़र होता है, ये दिमाग में है ना। अब यही से हम एक नया डेफिनेशन बनाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में जब पढ़ाएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप लोग इतना ध्यान रखिए कि हीट एक एनर्जी है और इसका ट्रांसफ़र तभी होगा जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। तो हमारे पास कितने मेथड हैं ट्रांसफ़र करने के? 3 मेथड्स। एक होता है कंडक्शन और एक होता है कन्वेक्शन और एक रेडिएशन। कंडक्शन का मतलब होता है सीधा सीधा थर्मल कंडक्शन से, थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन, ठीक है, थर्मल कंडक्शन। आप कंडक्शन कहिए या थर्मल कंडक्शन कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। थर्मल कंडक्शन कहिए या सिर्फ कंडक्शन कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इस प्रोसेस से हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो ये प्रोसेस क्या है, कहाँ यूज़ होगा ये प्रोसेस, कभी सोचा? हम इसे समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, समझा जाए। एग्जाम्पल आपके रियल लाइफ से है। आप कभी भी आप देखे होंगे कि अगर कोई पतली सी रॉड या मोटी रॉड, जैसी भी रॉड आप पतली सी ले लीजिए, आयरन की रॉड ले लीजिए, एल्यूमिनियम की रॉड ले लीजिए, अगर उसको आग में एक साइड से पकड़ लीजिए हाथ से और दूसरा आग में डाल दीजिए, हीट प्रोवाइड करिए उससे, तो कुछ देर बाद क्या होगा, आप जहाँ पकड़े हो ना वहाँ गर्माहट आपको फील होगी। ऐसा लगता है? कभी टेस्ट किया है? कोई रॉड हो, पतला सा छोटा सा रॉड ले लीजिए इस साइज़ का, उसे आग के गैस में डाल दीजिए, हीट करिए, तो कुछ देर बाद ये भी गर्म हो आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है। आप चेक कर लीजिएगा, है ना। तो दूसरा एंड भी जो है, अगर एक एंड को आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो दूसरा एंड अपने आप क्या होता है, हीट हो जाता है। हीट हो जाता है मतलब कि हीट का ट्रांसफ़र हो गया, है ना। तो अक्सर जो हमने ये देखा एग्जाम्पल, ये हमने जो एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है थर्मल कंडक्शन का। तो यही एक एग्जाम्पल इकलौता है जिसमें हम लोग थर्मल कंडक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इसे हम इसी का सॉलिड बॉडी में अगर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम उसका नाम देते हैं थर्मल कंडक्शन। क्लियर? देखिए ये हमारे पास एक रॉड है, मान लो पतला सा, ठीक है, ये एक रॉड है, ठीक है।
कॉल आ रहा है, बार बार परेशान कर रहे हैं ये लोग। मैं थोड़ा सा तो ठीक है। ओके, ये आपका एक रॉड है, सपोज करिए क्या है, एक रॉड है। तो यहाँ पे ये रॉड क्रॉस सेक्शन वाला है कि नहीं इसका, ठीक है। इस रॉड को अगर हम गर्म करें, क्या करें, हाँ गर्म मतलब हीट प्रोवाइड करें, है ना, ऐसे हम देखो यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने हीट प्रोवाइड किया, ठीक है। अब जब हीट प्रोवाइड किया तो इस रॉड में हीट यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन आपको गर्माहट वहाँ पे फील होगा। क्यों? क्योंकि हीट यहाँ से चल करके वहाँ पहुँच जा रही है। बात समझ में आई ना? आपने हीट यहाँ पर दिया, हीट कहाँ पहुँच गई बेटा, वहाँ पे। तो क्या कहोगे आप, क्या समझोगे, हीट का ट्रांसफ़र हुआ, है कि नहीं। अब इसी प्रोसेस का नाम हम क्या कहेंगे, थर्मल कंडक्शन। क्या यही डिफिनीशन में लिखना चाहिए हमें? नहीं। अगर हम यही डिफिनीशन लिख दें तो एग्जाम्पल हो गया, है ना, ये हम एग्जाम्पल में देंगे। लेकिन ये हीट का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है उस चीज़ को बताना है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग, है ना, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिकल्स होंगे, बहुत पार्टिकल्स होंगे, इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे। तो मैं कुछ पार्टिकल को दिखा रहा हूँ। एक पार्टिकल ये है, दूसरा, एक तीसरा पार्टिकल, है ना। तो अब बात ही कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक तीसरा पार्टिकल है और ये चौथा पार्टिकल है, पांचवा, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ध्यान दीजिए बढ़िया सा। ये सब पार्टिकल्स मैं दिखा रहा हूँ जूम करके, है ना। हाँ, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये सभी पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक भरे हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये पार्टिकल रेस्ट में होते हैं? कभी आपने सोचा सॉलिड के बारे में? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। बोलो, करते रहते हैं ना। जब आप हीट दोगे, तो मैंने आपको हीट का डिफिनीशन भी पढ़ाया है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड हीट, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स की, अगर हम इन सभी मॉलिक्यूल्स की हम काइनेटिक एनर्जी जोड़ लें, ऐड कर दें, तो इस पूरे बॉडी का टेम्परेचर मिल जाता है। क्या मिल जाता, सॉरी, हीट मिल जाता है, कितना हीटेड है ये। और एवरेज अगर हम निकाल लेते हैं तो इस बॉडी का टेम्परेचर मिल जाएगा। जब यहाँ हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसको एनर्जी मिली कि नहीं मिली? कौन सी एनर्जी मिली? काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बोलो, ये और तेजी से ऑसिलेट करेगा और जाके इससे भिड़ जाएगा, इसे कोलाइड कर जाएगा इससे। तो जो एनर्जी इसने लिया था वो कोलिजन में क्या करेगा, लॉस कर देगा, बोलो। और वो एनर्जी जो लॉस करेगा कहाँ जाएगा, इस वाले मॉलिक्यूल्स को मिल जाएगी। तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये भी क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये अपने वाले आगे के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, कोलाइड कर देगा। ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, सभी क्या करेंगे, यहाँ पे वाइब्रेट करेंगे बेटा। क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। और इस तरह से एनर्जी धीरे धीरे क्या होती रहेगी, अपने आगे वाले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करते रहेंगे। फाइनली क्या होगा, यहाँ से हीट चल करके यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये ट्रांसफ़र तब तक चलता रहेगा जब तक कि सब जगह टेम्परेचर सेम ना हो जाए। क्लियर? जब तक कि सब जगह टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक हीट का ट्रांसफ़र चलता रहेगा। क्लियर बात? तो यहाँ मॉलिक्यूलर कोलिजन के कारण हीट का अगर ट्रांसफ़र होता है, किसी कारण, मॉलिक्यूलर कोलिजन के कारण अगर हीट का ट्रांसफ़र होता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या,
थर्मल कंडक्शन। तो डेफिनेशन तो लिख सकती हो अपने आप से, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, ठीक है ना। ये क्या है, एक प्रोसेस है हीट ट्रांसफर करने का, किसके थ्रू, बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन, ठीक है। तो पहला काम करिए, यहां तक नोट कर लीजिए। जैसे कि ये देखो, इसमें आपने ये देख लिया कि हाँ ये थर्मल कंडक्शन है कि नहीं। अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक और नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, जैसे कि कोएफिशिएंट। तो हेडिंग रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। हेडिंग क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी के कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेटल का रॉड ले लेंगे। किसका रॉड, मेटल का रॉड। मान लो ये एक मेटल का रॉड है, ठीक है, ये भी मेटल का रॉड है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है आपका ए। क्या है, हाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ए है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो हमने मान लिया L है। यहाँ का टेम्परेचर हमने मान लिया θ1 है, और यहाँ का टेम्परेचर θ2 है। हमने Q अमाउंट का हीट दिया, कितना अमाउंट दिया, Q अमाउंट का। तो ये हीट यहाँ से यहाँ अपने आप ट्रांसफर होगा, कोलिजन के कारण, आपको पता ही है कि नहीं, क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर होना ही होना है ना। तो जो ये अमाउंट ऑफ हीट है Q, ये बाय एक्सपेरिमेंटली डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। किस पर डिपेंड करता है, मतलब ज्यादा चौड़ाई रहेगी तो ज्यादा हीट लगेगा। ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा रहेगा, हीट उतना ज्यादा लगेगा, रिक्वायरमेंट होगी ट्रांसफर होने के लिए, है कि नहीं। और टेम्परेचर में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, टेम्परेचर में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, θ1 माइनस θ2, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट रिक्वायरमेंट होगी ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो अमाउंट ऑफ हीट है वो डिपेंड करता है टाइम पर। ज़्यादा टाइम के लिए अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा हीट लगेगा, कम टाइम के लिए हीट प्रोवाइड करेंगे कम हीट लगेगा, है ना। और कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, इन्वर्सली डिपेंड करता है इसके लेंथ पे। भाई लेंथ ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा लेंथ रहेगा तो हीट यहाँ से यहाँ तक कम ही ट्रांसफ़र हो पाएगी स्मॉल अमाउंट में। छोटा लेंथ रहेगा तो ज़्यादा हीट मतलब ट्रांसफ़र हो जाएगी, है ना। मतलब लेंथ बढ़ने पे हीट ट्रांसफ़र कम होगा। तो अमाउंट ऑफ हीट कितना माना हमने, Q माना है यहाँ पे। जब इसे कंबाइंड करेंगे, कंबाइनिंग
अबव फैक्टर्स कंबाइंड करेंगे तो Q प्रोपोर्शनल टू A θ1 माइनस θ2 इंटू टी बाई एल, इक्वल करेंगे कांस्टेंट लेंगे K A θ1 माइनस θ2 इंटू टी बाई एल। इसे बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1। ये अमाउंट ऑफ हीट है, इस K को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। नोट कर लीजिए इसको। अब देखो करना क्या है यहाँ पे, जो ये आपका K आया है ये कोएफिशिएंट है, ठीक है ना, और इसमें A क्रॉस सेक्शनल एरिया है और L लेंथ है, T टाइम है, Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है। आपने वो पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या पढ़ा था आपने? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब Q/T को हम लोग करंट कहते थे। अगर मैं इस T को डिवाइड कर दूं Q के नीचे, किसके नीचे? तो Q/T क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो जाएगा, बोलो। और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम लोग क्या कहेंगे? हीट करंट कहेंगे, है ना। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ। बाय इक्वेशन फर्स्ट था ना ये, तो Q/T इज इक्वल टू K A θ1 माइनस θ2 बाई L। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट करंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हीट करंट। इट इज डिनोटेड बाई H, तो H इज इक्वल टू Q/T, ठीक है, Q/T से थर्ड नंबर। और यहां से सेकेंड और थर्ड अगर देखें तो बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड H इज इक्वल टू क्या मिलेगा? K A θ1 माइनस θ2 बाई L। इक्वेशन नंबर बना दीजिए फोर्थ। क्लियर ना? तो यहां तक अब लोहे जो है नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये आपका हीट करंट हो गया, हीट करंट आपने निकाल लिया। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहाँ से निकालते हैं हीट करंट। जैसे निकालते हैं तो हीट रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, है ना। इस θ1 माइनस θ2 बाई L जो क्वांटिटी है यहाँ पे, इसे हम लोग कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है ना। हाँ, क्वांटिटी θ1 माइनस θ2 बाई L इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट दैट इज कॉल्ड टू बी, मतलब लिख सकते हैं हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट। कितना होगा? θ1 माइनस θ2 बाई L, ठीक है। ये फार्मूला है टेम्परेचर ग्रेडियंट का, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है।
ठीक है, ओके आगे डिस्कस करें। अब उसी में जो हमारा इक्वेशन कौन सा बना था, एच इक्वल टू उसे याद रखना, ठीक है। अब हेडिंग डाल दो हीट रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस मतलब हीट को ट्रांसफर होने से थोड़ा सा अपोज करता है ना, क्या करता है, अपोज, तो उससे हम लोग कहते हैं हीट रेजिस्टेंस। हीट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, द रेशियो ऑफ, जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा था ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, है ना, तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन हीट करंट, क्लियर। तो द रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस टू द टेम्परेचर डिफरेंस टू द क्या क्या, द रेशियो हीट करंट is called heat resistance। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हीट रेजिस्टेंस कहते हैं, और R से डिनोट करेंगे तो θ1 माइनस θ2 बाई H, ये हीट रेजिस्टेंस का फार्मूला है, θ1 माइनस θ2 बाई H, ठीक है। इसको बना दो आप चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो, और वो H वाला फार्मूला आपको याद ही होगा, के ए θ1 माइनस θ2 बाई L, वहाँ से हम H की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, है ना। तो पैराग्राफ चेंज के लिखिए, ये नोट हो गया, एरेज करें, लिखो बिकॉज H इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 बाई L, सेकेंड नंबर इक्वेशन, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हीट रेजिस्टेंस कितना आएगा, θ1 माइनस θ2 बाई H के प्लेस से पूरा रख देंगे, के ए θ1 माइनस θ2, ये भी ब्रैकेट में है, बाई L, ये इससे पूरा कैंसिल, L कहाँ जाएगा ऊपर, तो R इक्वल टू आएगा L बाई के ए, ठीक है। तो R इक्वल टू कितना आ गया आपका, L बाई के ए। तो हीट रेजिस्टेंस का ये भी फार्मूला है, L बाई के ए, कोई कंफ्यूजन इसमें। तो ये था थर्मल कंडक्शन से, आपने कोएफिशिएंट पढ़ लिया, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के इक्वल टू होता है, आपने निकाल ही लिया है ना। तो के डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, डिफरेंट कह लीजिए कि मेटल्स के लिए के की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है ना। लिख लेना इसमें, फॉर डिफरेंट मेटल्स या डिफरेंट कंडक्टर्स, डिफरेंट मेटल्स, value of k will be different, क्लियर। डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट होता है k की वैल्यू, ठीक है, ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं, ठीक है। तो ये था थर्मल कंडक्शन के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग कन्वेक्शन के बारे में। तो अगली हेडिंग क्या रहेगी, सेकंड नंबर आपको क्या था, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन भी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का, ठीक है, किसका, हीट ट्रांसफर का, एक ये भी क्या है, एक प्रोसेस है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक वेसल है मान लो, ठीक है, एक वेसल है और आपने क्या किया है, हाँ ऐसे, ये मान लीजिए कि एक वेसल है और इस वेसल में क्या किया है आपने, एक वाटर भर रखा है आपने, क्या भर रखा है, हाँ वाटर या कोई लिक्विड मान लीजिए, हम वाटर जनरली लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ से आपने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया है, क्या प्रोवाइड किया, हीट। तो ये हीट जब आप प्रोवाइड करोगे तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा और यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, हीट ट्रांसफर अपने आप होना स्टार्ट करेगा।
होता क्या है कि जो यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो हीट ले लेंगे एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, वो हल्के हो जाएंगे, वो कहाँ मूव कर जाएंगे, ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। किधर मूव कर जाएंगे, ऊपर की तरफ। और इसके जो नीचे वाले पार्टिकल वो किधर आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। फिर यहाँ इसकी जस्ट जो इसके जस्ट ऊपर था वो कहाँ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, वो भी एनर्जी लेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वो भी मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ होगा क्या जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कि पार्टिकल्स कह लीजिए, तो पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट होता है यहाँ पे। तो पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण, पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण जब हीट का ट्रांसफर हो रहा हो, पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा हो तो इस ट्रांसफर को हम लोग क्या नाम देते हैं, कन्वेक्शन। ठीक है ना। तो कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो जनरली किसी लिक्विड को गर्म करने या उसे हीट प्रोवाइड करने में, हीट का ट्रांसफर करने में यूज होता है। तो कन्वेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है। कन्वेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है टू ट्रांसफर ऑफ हीट। ये तभी पॉसिबल होगा जब मॉलिक्यूल्स का क्या होता रहता है, एक्चुअल मूवमेंट। तो आप लिख सकते हो क्या इसमें कि व्हेन ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट is due to actual movement of particles of liquid, then this process is called कन्वेक्शन। ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्शन कहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि पार्टिकल ये हल्के होते जाएंगे और क्या होगा यहाँ पे, हाँ, हीट का ट्रांसफर होता रहेगा और ये फाइनली क्या होगा, पूरा पानी तब तक होता रहिए ट्रांसफर होगा जब तक ये पानी हमारा गर्म ना हो जाए। आप अक्सर देखेंगे ठंडियों के टाइम पे आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी पानी को गर्म करते हो तो ऊपर का पानी जल्दी ही गर्म हो जाता है। आप देखा है ना, जब आप पानी गर्माते हो कभी तो आप देखेंगे ऊपर जब छूते तो ऊपर पानी गर्म रहता है, अंदर हाथ डालते तो ठंडा रहता है। ऐसा देखा है आपने? कभी आप रॉड से पानी गर्म किया ठंडी में और 2 मिनट हीटर लगाकर गर्म किया और हमने देखा ऊपर से गर्म भाप फेंक रहा था और जब हाथ डाल देखा नीचे ठंडा था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स कहाँ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर वाले कहाँ चले गए, नीचे चले गए। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। लेकिन जो सबसे ऊपर थे वो अभी भी कहाँ चले गए हैं, नीचे ही हैं, उनको आपने नहीं गर्म किया, हीट ही नहीं किया अपनी, है कि नहीं। तो इसलिए ऊपर का पानी गर्म फील होता है, नीचे का ठंडा ही रह जाता है। तो यहाँ जो पार्टिकल होंगे ऊपर जाते रहेंगे और जो नीचे आएंगे वो भी ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे ऊपर। इस तरह से ये हीट ट्रांसफर होता है, इसे बोलते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस। क्लियर है ना। तो ये यहाँ पे पार्टिकल्स का, लिक्विड के पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट होता है, इसलिए हीट ट्रांसफर होता है मूवमेंट से। और वहाँ पे क्या था, कंडक्शन में कोलिजन से होता था। ठीक है ना। अब थर्ड क्या रहेगा आपका, रेडिएशन। क्या रहेगा, रेडिएशन। रेडिएशन एक प्रोसेस है। रेडिएशन क्या है, एक प्रोसेस है हीट के ट्रांसफर होने का, जिसका नाम रेडिएशन है। ठीक है। ये क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन प्रोसेस कब होगा, जब दो बॉडी कांटेक्ट में ना हो। दो बॉडी किस में ना हो, कांटेक्ट में ना हो, और एनर्जी का ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर होने लगे अपने आप, विदाउट एनी कांटेक्ट, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो ये हीट का ट्रांसफर होगा विदाउट एनी कांटेक्ट, विदाउट एनी मीडियम, तो इस ट्रांसफर को हम लोग कहते हैं रेडिएशन। क्लियर। जो सन से लाइट आती है अर्थ तक, ये रेडिएशन प्रोसेस से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर। तो जितने भी रेडिएशन ट्रांसफर होते हैं, यानी रेडिएशन प्रोसेस होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होता है हीट का। किस फॉर्म में होता है, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही रेडिएशन होता है।
मतलब रेडिएशन एक प्रोसेस होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। क्लियर? तो रेडिएशन डाल दिया हेडिंग अपने, लिखिए व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड, हीट इज transferred without any contact or medium, without any contact or medium, लिखा, from one body to another, from one body to another is called radiation. एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सन टू अर्थ, सन टू अर्थ इज ड्यू टू रेडिएशन। किसके कारण है? रेडिएशन के कारण है ना? हाँ, रेडिएशन के कारण। क्लियर है? तो यही है रेडिएशन अपन का। तो रेडिएशन एक प्रोसेस जनरली, ठीक है, और ये रेडिएशन जो ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे थर्मल रेडिएशन। ये तो जनरली रेडिएशन हो गया, है ना? और थर्मल रेडिएशन पढ़ने से पहले हम कुछ और भी चीज़ों को बात करेंगे, जैसे कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, अगर कोई लाइट रेडिएट कर रहा है तो रेडिएशन क्या है ना? एब्जॉर्ब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। कोई लाइट, कोई भी सोर्स अगर हीट रेडिएट कर रहा है, निकाल रहा है, तो उसे हम लोग थर्मल रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, जनरली निकालने को। और कोई बॉडी अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब, तो उसका कुछ ना कुछ अपना पावर होगा। क्या होगा? हाँ, उसका पावर होगा एब्जॉर्ब करने का। कोई लाइट कह लीजिए कि जो, इसमें एक लाइन लिख लेना पहले, रेडिएशन इज in the form of electromagnetic wave, radiation is in the form of electromagnetic wave। ठीक है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ये रेडिएशन अगर आ रहा है कहीं पर भी, किसी बॉडी के लिए जा रहा है, तो क्या बॉडी सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है? ये बात आती है दिमाग में। जैसे आपने कहा ना कि रेडिएशन प्रोसेस से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या जो रेडिएशन अगर आ रहा है किसी बॉडी पर जा रहा है, तो बॉडी जिस पर पड़ रहा है रेडिएशन, वो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पा रहा है कि सिर्फ थोड़ा बहुत अमाउंट में कर रहा है? ये बात पे सोचना है हमें। तो इसी चीज़ को पढ़ने के लिए हम 3 टॉपिक इसमें पढ़ते हैं। एक ही हेडिंग में रहेगा 3 टॉपिक, उसका नाम है, लिखिए, एब्जॉर्प्टेंस, कमा रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस। ठीक है, ट्रांसमिटेंस। ये 3 टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर? जैसे मान लो कि एक बॉडी है, ये हमने मान लिया कि ये एक बॉडी है। ठीक, ये बॉडी है। इस बॉडी पर कोई रेडिएशन मान लो आ रहा है, ये रेडिएशन आ रहा है इससे। ठीक,
ये रेडिएशन अगर आ रहा है मान लेते हैं क्यू अमाउंट में, कितने अमाउंट में, क्यू अमाउंट में, तो क्या है सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा? ये क्या करेगा, इसका कुछ पार्ट ऐसे, कुछ पार्ट अपनी तरफ क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। तो हमने मान लिया कितना एब्जॉर्ब किया, कैपिटल ए एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। कुछ पार्ट क्या करेगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट मार देगा लाइट को, मतलब इसी में से कुछ पार्ट क्या कर जाएगा यहाँ से, हाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा ऐसा। ये मान लो कि रिफ्लेक्ट कर गया, कितना पार्ट रिफ्लेक्ट किया, कैपिटल आर पार्ट। और जो बचा कुचा पार्ट होता है ना, वो इसके अगल बगल, देखो किधर, अगल बगल, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, जो अगल बगल अगल सराउंडिंग में जो मटेरियल्स होंगे उसमें ट्रांसमिट होता है। क्या होता है ये, ट्रांसमिट। तो कैपिटल टी हमने मान लिया क्या हो गया, इसमें ट्रांसमिट कर दिया। तो पूरा का पूरा एनर्जी कभी भी यह ध्यान रखना एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कोई भी अगर रियल बॉडी है तो पूरी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, कुछ न कुछ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ न कुछ अगल बगल सराउंडिंग में ट्रांसमिट कर देगा। रिफ्लेक्ट मतलब आया टकराया, उसी में वापस चला गया, जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में वापस चला गया, रिफ्लेक्ट मार दिया। और जो उससे कांटेक्ट में बॉडी में थे, अलग अलग थे, सराउंडिंग में थे, उसमें ट्रांसमिट हो गया, ट्रांसफर हो गया, है ना। तो तीन तरह का यहाँ पे आपको प्रोसेस दिखाई पड़ेगा, किस में, रेडिएशन वाले कॉन्सेप्ट में। ये रेडिएशन में ही आ रहा है आपका, ठीक है ना। तो ये रेडिएशन से आ रहा है और रेडिएशन से क्या हो रहा है, सब जा रहा है। तो यहाँ जो एब्जॉर्प्टेंस कोई पूछे, व्हाट इज एब्जॉर्प्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस ये होता है कितना, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, कितना अमाउंट एब्जॉर्ब किया और जितना टोटल इस पे आया, कैपिटल क्यू, इसके रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्टेंस। जितना इसने एब्जॉर्ब किया और जितना टोटल आया, एक रेशियो है, ठीक है ना, ओके। ओके, ये है एब्जॉर्प्टेंस। अब रिफ्लेक्टेंस क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्टेंस इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। कितना लाइट रिफ्लेक्ट मार दिया, मान लो कैपिटल आर रिफ्लेक्ट किया, टोटल कितना आया था, क्यू, तो आर बाई क्यू को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेंस, ठीक है। कितना इसमें ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिटेंस, 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 टी ए एन सी है कि टी ई एन सी है बेटा, टी ए होना चाहिए ना, वहां भी हमने मिस्टेक किया है ना। ट्रांसमिटेंस, ये स्मॉल टी कहेंगे हम, और स्मॉल टी इक्वल टू टोटल कितना ट्रांसमिट हुआ है टी और कितना टोटल आया टी बाई क्यू, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसमिटेंस, स्मॉल टी। ट्रांसमिट कितना हुआ, टी एनर्जी, टोटल कितना आया था, क्यू, तो टी बाई क्यू को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसमिटेंस कहेंगे। बोलो समझ में आ गया अच्छे से, तीनों क्लियर। तो याद रखना ए स्मॉल टी और क्या स्मॉल आर, तीनों का रेशियो हमेशा 1 होता है, सम, मतलब सम तीनों को मिला दे। यहाँ लिख लेना, हियर स्मॉल ए प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल टी कितना होगा, ये 1 होता है। एब्जॉर्प्टेंस, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस का जो सम आता है वो कितना होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब हम लोग सीखेंगे इसमें एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है ना, क्या, हाँ एब्जॉर्प्टिव पावर, है ना। तो हेड निकाल दो, एब्जॉर्प्टिव, एब्जॉर्प्टिव, एब्जॉर्प्टिव पावर मतलब एक कैपेसिटी है ये, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव पावर,
एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, मान लो किसी भाई रेडिएशन क्या है, एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसकी अपनी क्या होगी, एक वेवलेंथ होगी, बोलो। तो उस वेवलेंथ की मान लो कोई लाइट आ रही है, कुछ अमाउंट आ रही है, मान लो क्यू अमाउंट आ रही है लैम्डा वेवलेंथ की, तो क्यू अमाउंट में कुछ पार्ट उसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस बॉडी का अगर हमको एब्जॉर्प्टिव पावर बताना है तो क्या कहेंगे, किसी गिवन टाइम में, मान लो किसी गिवन टाइम में, टी टाइम में, हमने कहा टी टाइम में 100 जूल एनर्जी आ रही है, कितनी, 100 जूल। 100 जूल में 80 जूल इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर कैसे बताएंगे, 80/100 कर देंगे, जितना एब्जॉर्ब किया और जितना टोटल है ना। इससे क्या करेंगे, हम रेशियो निकाल लेंगे और ये क्या हो जाएगा, आपका एब्जॉर्प्टिव पावर बन जाएगा। तो किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट की बात हो रही है, ठीक है, वेवलेंथ की लाइट, और किसी गिवन टाइम की बात हो रही है। जैसे लैम्डा वेवलेंथ की लाइट रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन मतलब लाइट, लैम्डा वेवलेंथ की, तो उसका अमाउंट कुछ होगा, उस अमाउंट का कितना पार्ट जो है इसने एब्जॉर्ब किया और डिवाइड में टोटल कर देंगे, वही क्या है, एब्जॉर्प्टिव पावर है। तो ये एक रेशियो है, होता है, क्या होता है, रेशियो। लिखना है इसमें, द रेशियो ऑफ amount of absorbed energy by a body लिखा, to the total energy incident on it, total energy incident on it in a given time, in a given time for a given wavelength, for a given वेवलेंथ, ब्रैकेट में लिखना लैम्डा, क्या लिखोगे, लैम्डा, ऐसे, ठीक है, लैम्डा इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर। तो ध्यान दीजिए, इसे हम डिनोट करेंगे ए लैम्डा से, इट इज डिनोटेड बाई ए लैम्डा, किससे नोट करेंगे, ए लैम्डा से, ठीक है ना। तो अब बात, तो ये तो एक रेशियो है। बात करें ब्लैक बॉडी की, तो फॉर ब्लैक बॉडी, किसके लिए, ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी के लिए ए लैम्डा मतलब किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन की वैल्यू जो होती है, एब्जॉर्प्टिव पावर होती है, वो 1 होती है। कितनी होती है, हाँ, तो ब्लैक बॉडी की वैल्यू जो होती है वो होती है ए लैम्डा 1, ध्यान रहेगा, क्लियर। तो ये है आपका एब्जॉर्प्टिव पावर। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं सब रेडिएशन से निकल के आ रहे हैं। कॉन्वेक्शन में बहुत ज़्यादा कहानी नहीं थी, मेन कहानी किसमें था, इसी में, रेडिएशन में ही था, ठीक है। तो ये आपका एब्जॉर्प्टिव पावर हो गया। ए लैम्डा से डिनोट करेंगे तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए बॉडी के है, और ब्लैक बॉडी की जब बात करेंगे तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होती है, 1। अभी हम दिखाएंगे ब्लैक बॉडी क्या होती है। अभी जानते हैं ब्लैक बॉडी, ब्लैक मतलब काली नहीं, जैसा कि ये बोर्ड है हमारा, ऐसा नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कुछ चीज़ों को जो कि हीट एब्जॉर्ब करता हो, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ब्लैक होती हैं और एब्जॉर्ब भी करती हैं, तो उसे हम ब्लैक बॉडी कह देंगे। और लेकिन ऑलवेज ये नहीं कि इसका मतलब कि ब्लैक बॉडी ही हो, ठीक है। हेडिंग रहेगा एमिसिव पावर, एमिसिव, EMISSIVE, एमिसिव पावर,
ये आपकी हेडिंग बनेगी, ठीक है। एमिसिव पावर, एमिसिव पावर। एमिसिव पावर क्या होता है, ध्यान समझिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, एक और बॉडी है ना, ये बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी का अपना कुछ टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ये हीटेड है, यानी हीटेड है, ये हॉट है, ये क्या है, ये हॉट है। तो हॉट बॉडी है तो क्या करेगा, इसका अपना कुछ एरिया होगा, ये क्या होगा, कुछ अपना एरिया है इसका, तो एरिया है। इस एरिया जो हॉट बॉडी है तो ये क्या करेगा, हीट निकालेगा, तो इससे क्या निकलेगा, यहाँ से हीट निकलेगा, यहाँ से हीट निकलेगा। मान लो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की क्या निकाल रहा है, हीट की, रेडिएशन निकाल रहा है। और रेडिएशन डिफरेंट टाइप की जो वेवलेंथ है, सबकी कलर क्या है, अलग अलग है। सारी वेवलेंथ को मतलब रेडिएशन निकाल रहा है, ये पूरे एरिया से रेडिएशन निकाल रहा है, क्लियर। हाँ, ये सारी रेडिएशन को निकाल रहा है, सारी रेडिएशन को, सारे रेडिएशन को निकाल रहा है, हीट, सारे रेडिएशन इससे निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बॉडी के पर यूनिट एरिया से, मतलब जो इसमें अमाउंट ऑफ हीट है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट, टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डिपेंड करता है इसके एरिया पे। किस पे डिपेंड करता है, हाँ, अगर मैं इसको रेडिएंट एनर्जी में कहूँ अमाउंट ऑफ हीट, तो हीट डिपेंड कर रहा है इसके एरिया पे। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हीट रहेगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकालेगा। हाँ, अगर हम कुछ टाइम बात करें, अगर हम 2 सेकंड कहेंगे तो 2 सेकंड में थोड़ा हीट निकालेगा, 10 सेकंड कहेंगे ज़्यादा हीट निकालेगा। तो कहीं ना कहीं ये टाइम पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, हाँ, तो बाय एक्सपेरिमेंटली ये डिपेंड करता है टाइम पे। हम कंबाइंड करेंगे इसे, क्या करेंगे, कंबाइंड, तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा, 80, इक्वल करेंगे, कांस्टेंट लेंगे यहाँ पे स्मॉल e, ठीक है ना, क्या लेंगे, स्मॉल e, स्मॉल e a t। तो यहाँ से e निकालेंगे जब स्मॉल e, तो कितना आएगा, स्मॉल e Q बाई ए टी, क्या आएगा, Q बाई ए टी। यही है एमिसिव पावर। यहाँ ई स्मॉल ई क्या है, ये है एमिसिव पावर, एमिसिव पावर है बेटा, ठीक है ना। स्मॉल ई क्या है, एमिसिव पावर। अगर इसे डिफाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट एरिया ले लेंगे, टाइम क्या ले लेंगे, यूनिट, यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो उसकी क्या हो जाएगी, एमिसिव पावर, ठीक है। अब यही बात करेंगे ब्लैक बॉडी की, तो ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर को हम लोग कैपिटल ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, कैपिटल ई से, ठीक है। तो इसमें लिखना डेफिनेशन हेंस करके, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी और एनर्जी एमिटेड बाई अ बॉडी, emitted by a body from per unit area, from per unit area in per unit time, in per unit time, time लिखा, is called emissive power of the body, emissive power of the body,
फॉर गिवन वेवलेंथ, फॉर गिवन वेवलेंथ, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की अगर बात कर रही हैं तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम लैम्डा वेवलेंथ की निकालना चाह रहे हैं तो ई लैम्डा कह देंगे, उसे हम क्या कह देंगे, ई लैम्डा, ठीक है। लेकिन हम एक जनरली फार्मूला निकाल दिए, ई इक्वल टू क्यू बाई ए टी, एमिशिव पावर स्मॉल ई, ठीक है। नाउ चेंज द पैराग्राफ। एमिशिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डिनोटेड बाई कैपिटल ई। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ई। ठीक है। देन रेशियो ऑफ एमिशिव पावर ऑफ a body, एमिशिव पावर ऑफ अ बॉडी, ब्रैकेट लिखना स्मॉल ई, लिख लिया, एंड एमिशिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, एमिशिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी लिखा, इज कॉल्ड इमिशिविटी, is called emissivity, ठीक है, is called emissivity। और ये है एप्सिलॉन से दिखाते हैं इसको, हम किससे दिखाते हैं, एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन इक्वल टू ई बाई कैपिटल ई। और एसआई यूनिट ऑफ स्मॉल ई कितना होता है, एमिशिव पावर, ये हमारा हो जाता है बेटा जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर यानी -2, या इसे हम लोग कहते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एमिशिव पावर की, वाट पर मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो यह है एमिशिव पावर ऑफ इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी के बारे में और थर्मल रेडिएशन के बारे में, और रेडिएशन से रिलेटेड कुछ लॉज हैं, जैसे कि आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ये पढ़ना है और इसके ग्राफ से हमको समझना है, और साथ में ही स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ, और ये लॉ पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में सब इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे द एंड कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।